दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकला शैली की चर्चा करेंगे और वह है लघु चित्रकला अर्थात मिनिएचर पेंटिंग। और भारत में लघु चित्रकला शैली की शुरुआत पाल शैली से होती है। यह दोस्तों, पाल शैली से भारतीय चित्रकला शैली में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन ये होता है कि पाल शैली से ही भारत में लघु चित्रकला शैली की शुरुआत हुई। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि पाल शैली से ही भारत में पोथी चित्रण परंपरा की शुरुआत होती है। पोथी चित्रण या ग्रंथ चित्रण या पांडुलिपि चित्रण या पुस्तक चित्रण, कुछ भी कह सकते हैं। और यह जो पुस्तकें चित्रित हुई ये ताड़पत्र, भोजपत्र या राजताल पर चित्रित की गई। तो हम पाल शैली के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि ये पाल शैली जो थी ये कहाँ, किनके संरक्षण में विकसित हुई। दोस्तों, भारत के पूर्वी क्षेत्रों में अर्थात बंगाल में पाल वंश के शासकों के संरक्षण में जिस चित्रकला शैली का विकास हुआ वह पाल चित्रकला शैली के नाम से जाना गया। और यहाँ पाल वंश के कई शासक हुए और इन शासकों के समय में कला से संबंधित कुछ कार्य हुए। यहाँ के शासकों का एक अपना इतिहास है, लेकिन हम यहाँ इतिहास में ना जा करके इन पाल शासकों के शासनकाल में कला से संबंधित कौन कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां इन्होंने प्राप्त की या इनके समय में कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए, हम उसको इस सर्किल के माध्यम से देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पाल वंश के जो संस्थापक हैं इनका नाम गोपाल है। कहा जाता था कि इनका काम गौपालन था। और बंगाल में जब अराजकता की स्थिति व्याप्त थी तो उस अराजकता की स्थिति को समाप्त करके अर्थात बंगाल के मत्स्य न्याय को समाप्त करके गोपाल 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना किए। और इन्हीं पाल शासकों के संरक्षण में जिस चित्रकला शैली का विकास हुआ वह पाल चित्रकला शैली के नाम से जाना गया। लेकिन पाल वंश के संस्थापक गोपाल के शासनकाल में कला से संबंधित कोई विकास कार्य नहीं हुआ। और गोपाल के बाद पाल वंश के अगले शासक धर्मपाल बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, धर्मपाल के समय में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य हुआ और वह था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। यह दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में, भागलपुर जिला मुख्यालय से आप उत्तर पूर्व में जाएंगे तो ढोरा घाट की पहाड़ी है। और यही ढोरा घाट की पहाड़ी में, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, जिसको बनवाने का श्रेय पाल वंश के शासक धर्मपाल को है। और इसके अलावा सोमपुरी का बिहार भी धर्मपाल के द्वारा बनवाया गया। और धर्मपाल के बाद पाल वंश के अगले शासक देवपाल होते हैं। और देवपाल के समय में सारनाथ, नालंदा, गया और कुलकिहार में मूर्ति निर्माण केंद्र स्थापित हुए।
दोस्तों, देवपाल के पश्चात पाल वंश के अगले शासक विग्रहपाल हुए और विग्रहपाल के समय में एक बड़ा ही प्रसिद्ध चित्र चित्रित हुआ, या कह सकते हैं कि पाल शैली का सबसे सुंदर चित्र। इसमें भगवान बुद्ध को कमल पर आसीन योग की मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है और यह पाल चित्रकला शैली का सबसे सुंदर चित्र है जो विग्रहपाल के समय में चित्रित हुआ। और इसके बाद पाल वंश की शासन सत्ता नारायण पाल ने संभाली। हालांकि नारायण पाल के समय में कला से संबंधित कोई भी कार्य नहीं हुआ और नारायण पाल के बाद पाल वंश की शासन सत्ता महिपाल के हाथ में आई और महिपाल के समय में पाल पोथियां चित्रित हुई और उसके बाद अंतिम जो शासक थे वो रामपाल थे पाल वंश के, और पाल वंश की शासन सत्ता समाप्त हो जाती है। तो आइए देखते हैं पाल चित्रकला शैली की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, पाल चित्रकला शैली की उत्पत्ति के संबंध में जो लोग हमारे अजंता गुफा के वीडियो को देखे होंगे, ने वहां चर्चा किया था कि पाल शैली की उत्पत्ति के संबंध में एक तिब्बती विद्वान थे लामा तारानाथ, और लामा तारानाथ ने 3 चित्रकला शैलियों का उल्लेख किए: देव शैली, नाग शैली और यक्ष शैली। और इन्होंने कहा था कि देव शैली से बाद में अजंता चित्रकला शैली का विकास हुआ और उसी तरह से नाग शैली से बाद में पाल चित्रकला शैली का विकास हुआ। असल में ये जो पाल चित्रकला शैली है, इसकी उत्पत्ति नाग शैली से हुई और इस नाग शैली का केंद्र बंगाल था और जिसके आचार्य नागार्जुन थे। और इस नाग शैली का जो पहले चित्रकार थे वो धीमान और उसके पुत्र वितपाल थे, और यही नाग शैली बाद में जा करके पाल चित्रकला शैली के रूप में विकसित हुई। तो यहाँ अगर पाल चित्रकला शैली के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी एक शब्दों में लेना हो तो सबसे पहले तो देखेंगे कि पाल चित्रकला शैली का उदय कब हुआ। असल में पाल चित्रकला शैली का समय आप 8वीं-9वीं सदी मान सकते हैं, क्योंकि 750 ईस्वी में पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। हालांकि गोपाल के समय में कला से संबंधित कोई विकास कार्य नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद पाल वंश की शासन सत्ता 810 ईस्वी में धर्मपाल के हाथ में जाती है और वहीं से पाल चित्रकला शैली के विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि पाल शैली का उदय 8वीं-9वीं सदी है और पाल शैली का जो मूल केंद्र था वो बंगाल था और बाद में इसका क्षेत्र विस्तार बंगाल, बिहार और नेपाल में भी होता है। और यह पाल शैली अगर धर्म देखें तो मुख्यतः यह बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित थी। असल में बौद्ध धर्म का विभाजन होता है हीनयान, महायान में, बाद में और विभाजन होता है विज्ञानवाद या योगाचार और तंत्रयान में। तो हम लोग वहाँ देखेंगे बौद्ध धर्म, लेकिन यहाँ देखते हैं कि पाल शैली में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अंतर्गत यहाँ पर चित्र चित्रित हुए और जिसके पहले चित्रकार धीमान और वितपाल थे। दोस्तों, यहाँ हम लोग पाल शैली में
चित्रकला शैली में जो भी पोथियां चित्रित की गई वह बौद्ध धर्म से संबंधित पोथियां थी। और यहाँ पाल शैली में लगभग 2 दर्जन पोथियां चित्रित हुई थी, लगभग 24 पोथियां। लेकिन समय के साथ अधिकांश पोथियां नष्ट हो गई और वर्तमान समय में केवल 5 पोथी ही सुरक्षित अवस्था में है। एक पोथी है प्रज्ञा पारमिता शास्त्र, और प्रज्ञा पारमिता शास्त्र 8 खंडों में लिखी गई है, इसीलिए इसको कहीं कहीं पर अष्ट संहिता प्रज्ञा पारमिता शास्त्र कहा दिया गया है। एक तो ये पोथी है करणदेव गुहा, साधनमाला, गंधव्यूह, करणदेव गुहा, गंधव्यूह, साधनमाला और पंचशिखा। और ये पोथियां वर्तमान समय में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में संग्रहित हैं, सुरक्षित हैं। दोस्तों, ये जो पोथियां हैं हम लोग पहले भी चर्चा किए कि ये ताड़पत्र पर चित्रित किए गए हैं, या भोजपत्र, या उसी को राजताल कहा गया है। लेकिन ये पाल शैली की जो पोथियां हैं, इन पोथियों के पन्ने या पेज किस आकार के होते थे, पोथियों का निर्माण कैसे होता था, कहाँ चित्रकारी हुई है, उस चीजों को देखते हैं। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले पाल पोथियों के पन्ने देख लेते हैं। और ये जो पाल पोथी के पन्ने थे, जिसकी लंबाई 22 सही 1/4 या 22.25 इंच लंबी होती थी, और इसकी चौड़ाई 2.25 इंच या 2 सही 1/4 इंच होती थी। लेकिन ये पन्नों का आकार था, लेकिन यहाँ जो चित्रकारी हुई है वो 22 गुणे 1 सेंटीमीटर में हुई है, अर्थात 22 गुणे 1 इंच में हुई है, यानी 22 इंच लंबा और 1 इंच चौड़ा, और बकिया चारों तरफ से हाशिया या बॉर्डर छोड़ दिए जाते थे। और इसी पर बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अंतर्गत चित्र चित्रित किए गए हैं। और इस पोथी का जो कवर होता था, पोथी के कवर वो लकड़ी के पटरे से बनाया जाता था। लकड़ी के पटरे से पर उसके ऊपर बुद्ध या जातक कथाओं से संबंधित चित्र बना दिए जाते थे, और उसके ऊपर लाख की एक पतली परत कीड़े मकोड़ों से सुरक्षा के लिए चढ़ा दिया जाता था। और यहाँ इन पाल पोथियों में चित्र के साथ साथ लेख भी लिखे जाते थे, जो अगल बगल जगह बता होता था, और वह लेख देवनागरी लिपि में लिखे जाते थे। और यहाँ जो चित्र बने हुए हैं पाल शैली में, वो दृष्टांत शैली के चित्र हैं। दृष्टांत शैली या इसी को स्टोरी चित्रण बोल देते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि यहीं से स्थिर चित्रण की भी शुरुआत हुई। और पाल शैली की अपनी कुछ विशेषताएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, और विशेषताओं को लेकर के भी एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो आइए पाल शैली की विशेषता हम लोग देखते हैं। और इस विशेषता के क्रम में पहली विशेषता है, पाल शैली की पोथियों पर जो रंग प्रयोग किए गए हैं, रंगों में खनिज और वानस्पतिक दोनों रंगों का प्रयोग हुआ है। और अगर रंगों में देखें तो लाल, पीला, काला, सफेद और नीले रंग का प्रयोग हुआ है। और यहाँ लाल रंग बनाने के लिए महावर,
हेंगुल आदि चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। काला रंग बनाने के लिए काजल का प्रयोग किया जाता था। पीला रंग बनाने के लिए पेवड़ी मिट्टी या हरताल का प्रयोग किया जाता था। सफ़ेद रंग बनाने के लिए चूना पत्थर या खड़िया मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। नीला रंग बनाने के लिए लाजवर्द पत्थर का प्रयोग किया जाता था। और इन रंगों के प्रयोग से बड़ा ही चटकीला या कह सकते हैं कि यहाँ जो रंग लगाए जाते थे वो बहुत ही चटक होते थे। यानी मूल रंगों का यहाँ प्रयोग होता था, जिसमें अन्य रंगों का कोई मिश्रण नहीं होता था। इसलिए कहा जाता है कि पाल शैली के चित्रों में जो रंग लगाए हैं उसकी रंग योजना बहुत ही चटकीली है, यानी चटक है, और जिससे बरबस ही आपकी आंखें उस चित्र के प्रति आकर्षित हो जाती हैं। और यहाँ पाल शैली में जो चित्र बनाए गए हैं, हम लोग पहले भी देखे थे कि पहली बार पोथी पर ताड़पत्र, भोजपत्र या राजताल पर चित्र बनाए गए जो आकार प्रकार में लघु होते थे। और यहाँ पाल शैली में जो मानव आकृतियां बनाई गई हैं वह सवा चश्म चेहरे लिए हुए बनाए गए हैं, यानी जिसमें एक आंख पूरी दिखाई देती है और दूसरी आंख का एक चौथाई भाग। हालांकि हम लोग आगे अपभ्रंश शैली पढ़ेंगे तो वहां भी सवा चश्म चेहरे का ही आकृतियों में प्रयोग हुआ है। इसके अलावा यहाँ कुछ चित्र एक चश्म चेहरे भी बने हैं, और यहाँ जो मानव आकृतियां बनाई गई हैं ये एक ही कैंडे के बनाए गए हैं। कैंडे अर्थात प्रकार, यानी जिस तरह से देख रहे हैं एक मानव बना है वैसे सेम ही टू सेम दूसरा मानव भी बना दिया गया है। इसको कैंडा बोल देते हैं। एक ही कैंडे प्रकार के या एक ही कैंडे या एक ही प्रकार की मानव आकृतियां यहाँ बनाई गई हैं। और इनके जो नाक हैं वो अनुपात से अधिक लंबा है, जो गाल की सीमा रेखा से बाहर निकली हुई है। और यहाँ इनकी आंखें परवल के समान बड़ी बनाई गई हैं या परली आंखें बनाई गई हैं। और आकृतियों में अगर आप देखें तो यहाँ चेहरों में चपटापन है और हाथ और पैर में अकड़ जकड़ की मुद्रा है। और जो चित्रों में रेखाएं खींची गई हैं यहाँ देखने पर लगता है कि रेखाएं ब्रश के स्थान पर किसी कठोर निब से खींचा गया है, क्योंकि रेखाओं की सभी जगह मोटाई एक समान है। और इससे चित्रों में कोमलता का अभाव दिखाई देता है और कहीं ना कहीं इससे भी चित्रों पर पतन के लक्षण दिखने प्रारंभ हो जाते हैं। हालांकि भारतीय चित्रकला शैली का जो पूर्णतः पतन हुआ या अपने मूल स्वरूप को खो चुकी थी वो अपभ्रंश शैली थी, लेकिन पतन के लक्षण यहाँ भी दिखने प्रारंभ हो गए। हालांकि यहाँ जो चित्र बने हैं उस पर जो बुद्ध के चित्र बने हुए हैं वे चित्र आकार में बड़े बनाए गए हैं। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर अजंता स्तर की चित्रकारी हुई है, लेकिन अजंता जैसा लावण्य, अजंता जैसा रूपरास और अजंता जैसी सादृश्यता यहाँ के चित्रों पर नहीं दिखाई देती है। और यहाँ पाल शैली में चित्रों पर चित्रकारों के नाम नहीं मिलते हैं। हालांकि भारत में चित्रों पर चित्रकारों के नाम मिलने की शुरुआत मुगल चित्रकला शैली से होती है। और यहाँ चित्रों में स्वच्छता का खूब प्रयोग किया गया है। यहाँ प्राकृतिक दृश्यों का अभाव है और प्राकृतिक दृश्यों में केवल नारियल और कदली के पेड़ ही चित्रित किए गए हैं। तो दोस्तों यह हमारे चित्रकला के अंतर्गत पाल शैली थी।
आप पाल शैली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें सूचित करिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नए नए वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले। हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।